Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. और आज का सेशन किस बारे में है? Today we are starting chapter number 4, that is analytical chemistry. अब I get very mixed responses about this chapter. जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आता है उस स्टूडेंट को ये इस चैप्टर के मार्क्स बिल्कुल फ्री लगते हैं, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. इसमें कुछ ज्यादा रट्टाफिकेशन है ही नहीं. यू कैन नॉट गो रॉन्ग. आपको ये समझना है कि इक्वेशन फॉर्म कैसे हो रही है, एंड देन जो भी आपको आई एन मिलेगा यू कैन इजीली फॉर्म द इक्वेशन. 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ वो समझने हैं और कलर्स याद रखने हैं, एंड दैट इज इट. सो द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल, फ्री के नंबर है. और जिन्हें समझ में नहीं आता या वो लास्ट मिनट तक के लिए से छोड़ देते हैं, उनको ये एंड तक समझ नहीं आता. इवन ड्यूरिंग द बोर्ड्स दे विल बी स्ट्रगलिंग with this concept. But I can promise you one thing, that if today you stick around with my video till the end of it, matlab towards the end I'll be sharing methods in which you can remember everything. That means equation कैसे याद रखनी है और जो हमने कलर्स डिस्कस करे हैं वो आपको कैसे याद रहेंगे, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. मोर ओवर we'll also discuss a few questions कि जो मैंने आपको मेथड बताया है उस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो विद इन मिनट्स आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी स्ट्रगल. सो इफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज समथिंग that is your concern, yeah, it's one of the chapters that you find troublesome, so students, welcome to my video, and today I promise you I'm gonna solve that problem for you. So as I always say, my wonderful students, without wasting any more time for today, let's get started with the session. Alright students, so let's get started with the session for today. So सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक चीजें समझेंगे, ठीक है. डायरेक्टली इक्वेशंस मत करिए. सबसे पहले ये तो समझो कि ये चैप्टर चाहता क्या है आपसे, ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है. उसके बाद we'll discuss the equations, और लास्ट में हम तभी शॉर्टकट पे आ पाएंगे जब हम इक्वेशंस को समझेंगे कि हो क्या रहा है इक्वेशंस में और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्या पूछा जाएगा. सो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निकली क्या है, तो आप पूरा सिलेबस अपना तरीके से समझो एक बार. गिव मी 1 क्विक मिनट. तो जो आपका सिलेबस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में आपको समझाया जाता है कि भाई दिस इज द होल पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ बैठे हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ बैठे हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट है. इस तरीके से आपके ट्रेंड्स हैं एलिमेंट्स के अंडर. सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग. दैट वाज कि जब आपके ये एलिमेंट्स हैं और स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो किस टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता है और किस तरीके से ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं. थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा कि ये जो आपने कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाए हैं, जो आपने कंपाउंड्स बनाए हैं, ये कंपाउंड्स रिएक्ट कैसे करते हैं, इनका नेचर क्या होता है, किसके साथ ये कैसा बिहेव करते हैं. दैट वाज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कि एसिडिक है किसी कंपाउंड की नेचर, किसी कंपाउंड की बेसिक नेचर है, आपस में उनके कैसे कॉम्बिनेशंस है. लास्ट पोर्शन वाज सॉल्ट्स. ये सब आपने पढ़ा. अब थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपाउंड बना किस चीज का है, मतलब कि क्या तो कैटायंस है और क्या एनायंस है. तो क्या चाहते हैं इस पार्ट में, पार्ट ऑफ द सिलेबस में वो ये चाहते हैं कि जब हमने आपको कोई कंपाउंड दिया, आपको उस कंपाउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, इट कुड बी अ बेसिक सॉल्ट, व्हाइट कलर का आपको कुछ कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड को देख के तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ टेस्ट्स कैरी आउट करने पड़ेंगे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि इसमें कैटायन क्या है और एनायन क्या है. मतलब ये कौन से 2 टाइप के कंपाउंड्स, कौन से 2 टाइप के एलिमेंट्स से कंबाइन करके बना है, ठीक है, कैसा बिहेवियर है, कौन सा कलर शो होगा कौन से टाइप के टेस्ट में. इसे कहते हैं एनालिसिस. ठीक है, कि आपको एक कंपाउंड दिया गया, आपने उसके ऊपर रैंडम XYZ अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, उसको कहते हैं एनालिसिस. अब एनालिसिस होती है 2 टाइप की, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव, ये रही क्वालिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव. मतलब क्या है, क्वालिटेटिव में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि बना किससे है ये कंपाउंड, कौन सी चीजें कंबाइन करके ये कंपाउंड बन रहा है. और क्वांटिटेटिव में आप ये बताएंगे कि कितना कितना अमाउंट मिक्स किया है.
जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो आप समझ रहे हो कि आपका सिलेबस का लेआउट किस तरीके से है, कि इस चैप्टर में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि जब आपको कोई कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड किस किस चीजों से कंबाइन करके बना है, आप ये आइडेंटिफाई करोगे क्वालिटेटिव, और कितना कितना कंबाइन करके बना है वो आप अगले चैप्टर में आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। आगे बात समझ, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर आपसे ये चाहता है। और ये चैप्टर के जो आपके मेन, लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। डिटर्मिनेशन मतलब आपने ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से केमिकल कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर हैं, दैट इज एनालिसिस। In chemistry, we study two types of analysis: qualitative analysis, which involves identification of the unknown substance, कि आप इसमें unknown substance को identify करते हैं। फिर quantitative, in which involves a determination of composition of the mixture, मतलब कितना कितना कौन सा component आपने use करके इस mixture को बनाया है, that is quantitative। फिर qualitative analysis मतलब identification of an unknown substance is known as carrying out is done by carrying out chemical tests with the help of reagents। अब reagent क्या होता है? reagent एक ऐसा substance होता है जो दूसरे substance के साथ react करके एक particular nature show करेगा, ठीक है? It could be a different color, it could be a precipitate, it could be a gas, it could be anything, ठीक है? उसे एक reagent कहते हैं। So a reagent is a substance that reacts with another substance, कि आपको उन्होंने एक sample दिया, आपने उसके अंदर एक reagent डाला। reagent मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि उससे रिएक्ट कर जाएगा, उसको आपने उसमें डाला, और जो भी रिएक्शन के बाद आपके प्रोडक्ट्स आए आपने उनको ऑब्जर्व किया, या फिर ऑब्जर्व करेंगे या फिर आप उस पर भी कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मान लो कोई गैस है, कलरलेस गैस है, आप उस पर कुछ टेस्ट अप्लाई करके उस गैस को आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरीके से आप डिफरेंट तरीकों से एनालिसिस कर सकते हैं। बट इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलीज। एल्कलीज आर इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट्स। अब एल्कलीज कौन से होते हैं? एल्कलीज आर बेसिस। कौन से बेसिस? जो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको एल्कलीज कहते हैं। और इस चैप्टर में जो हमारा स्टार्टिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एल्कली और एक वीक एल्कली को यूज करेंगे, और दोनों के साथ हम टेस्ट देखेंगे। When they are added to certain salt solutions, characteristic colored precipitates of metallic hydroxides are formed, thus a metal ion is identified। जब मैंने आपको बेसिस वाला पोर्शन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस थी जो कि केमिकल टेस्ट्स ऑफ बेसिस में थी, जो मैंने आपको तब भी मेंशन करा था कि ये एनालिटिकल में दोबारा आएंगी, एंड दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है। वो यही इक्वेशंस है जिसमें से 2-3 आपको पहले पढ़ा दी गई हैं। तो इस केस में हो क्या रहा है, आप एक एल्कली को सर्टेन सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड करेंगे, वो एल्कली उसके साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगी, जो कि आपका मेटालिक आयन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, कि अगर पर्टिकुलर कलर है तो यही मेटालिक आयन होगा, अगर ये कलर है तो यही मेटालिक आयन होगा। ये कंफर्मेशन टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि व्हाइट है तो कौन सा व्हाइट होगा, क्लियरली पता चल जाएगा। कलर्स ऑफ द सॉल्ट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। The salts of representative elements of periodic table, the elements of group 1 to 13 and 17 are generally colorless। अब ये वो है जो आपने पढ़े हैं, ग्रुप 1 2 मेटल्स और जो आपके लास्ट वाला पोर्शन है पूरा, ये सब जनरली कलरलेस होते हैं। जो एलिमेंट्स आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच नीचे के साइड आते हैं, ठीक है? उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन, जो कि आपके थर्ड ग्रुप से लेके आपके 12th ग्रुप, ये वाला जो बीच का पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 आर जनरली कलर्ड, ये जनरली कलर्ड होते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर्ड सॉल्ट्स हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें उन्होंने सम एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। अब अगर आप ये देखें कि ये कलरलेस आयंस हैं, आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, मैं आपको बताऊंगी जो याद करने हैं। अमोनियम आयन दे रखा है, ये सब कलरलेस है, ठीक है? फिर कलर्ड आयंस देख लीजिए, ये वाले आपको याद करने हैं, ठीक है? क्यूप्रिक का ब्लू है, फेरस मतलब Fe2+ का लाइट ग्रीन है, फेरिक मतलब Fe3+ का येलोइश ब्राउन है, निकल का ग्रीन है, क्रोमियम का ग्रीन है, मैंगनीज का पिंक है, ठीक है?
उसके बाद एनायंस देख लीजिए, थोड़े से आपको एनायंस दिए हैं। अब ये वाले एनायंस भी आपके कलरलेस हैं, ये वाले एनायंस में कलर है। सो पर मैग्नेट आयन पिंक और पर्पल, डाइक्रोमेट ऑरेंज, क्रोमेट आपका येलो है। ठीक है, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, पर कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वो इस एनायन का या इन एनायन का पर्टिकुलर कोई कलर पूछ ले, बट थोड़ा रेयर क्वेश्चन है। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी एक बार देख लेना ये वाला पोर्शन, ये थोड़े से तो कलर्स हैं, ये याद कर लेना। Now, action of alkali on metal cations result in formation of their hydroxides which often appear as precipitates. ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। अब हम सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि इक्वेशंस ऑफ आयंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसमें करेंगे क्या, हम लेंगे एक मेटल का सॉल्ट, ठीक है, कोई एक मेटल का सॉल्ट है एक्स जो आपको सैंपल दिया है, उसमें आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, उसका पीपीटी बनेगा। आप उस पीपीटी का कलर देखेंगे, कलर देखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ, या तो पीपीटी एज ए पीपीटी ही रहेगा या फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आप ऐसे 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले सैंपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, देखा पीपीटी कौन से कलर का आया, क्योंकि पीपीटी तो आएगा, बस आपको ये देखना है कौन से कलर का आया। जो भी कलर का पीपीटी आया उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा और वो ऐड करेंगे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद देखेंगे भाई सॉल्युबल है या नहीं है। ये आपका पूरा टेस्ट है। अब सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम का सॉल्ट लिया। कैल्शियम का सो सीए का क्या है, यहाँ फॉर्म करना आपको आना चाहिए थोड़ा सा, कि कैल्शियम का है 2+ और नाइट्रेट क्या है NO3-1, तो ये बन गया CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें आपने NOH ऐड किया, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया है कि जो आपका पीपीटी बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये व्हाइट पीपीटी है, और NaNO3 आपका आउटपुट आया है एज अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब आप इसको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, मतलब आपने इसमें एक्सेस NaOH ऐड किया है, तो ये इनसॉल्युबल है, कुछ भी नहीं होगा, पीपीटी एज अ पीपीटी ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर NaOH डाल के व्हाइट पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब मेटालिक आयन कौन सा है, कैल्शियम Ca2+। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कैल्शियम का आयन है, तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे, जिससे कि आपका जो let's say I'm just trying to figure out a simple question. So a simple question would be, let's say कि I was using a metallic ion that is X and I ended up getting a white PPT which was insoluble in excess NaOH. तो ये कौन सा आयन है, तो आप कहेंगे व्हाइट पीपीटी है। अच्छा, व्हाइट पीपीटी है और एक्सेस में इनसॉल्युबल है, तो भाई कैल्शियम का आयन है। ठीक है, तो आपने इसी इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका FeSO4। सो ये FeSO4 क्या ये है Fe2+। सो FeSO4 plus 2 NaOH gives you FeOH whole twice plus Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, ये सब ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहेगा। एक बार आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना इक्वेशन कि ये वाला कंपाउंड कैसे बना, तो फिर इजी है, एक मेथड सा याद करना है बस। तो आपका FeSO4 में जो ये पेल ग्रीन था पहले, उसके बाद आपको डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बना। जब आपने इस प्रेसिपिटेट के अंदर NaOH ऐड किया, तो ये भी इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस वाले का मेथड है कि FeSO4 आपने कौन से कलर से स्टार्ट किया, पेल ग्रीन था आपके पास पहले, और कैल्शियम का कलरलेस था। ठीक है, पेल ग्रीन था, पेल ग्रीन को रिएक्ट किया, सबसे पहले डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आया, उसमें हमने NaOH और डाला, तो वो इनसॉल्युबल हो गया। फिर तीसरे पे आते हैं आपके आयरन पे। सो Fe मतलब आयरन का Fe3+। ठीक है, सो FeCl3 में आपने NaOH ऐड किया, तो आपके पास आया एक तो FeOH होल थ्राइस प्लस NaCl। ये था येलोविश कलर का टू बिगिन विथ, येलोविश से ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बना, एंड व्हेन यू एडेड एक्सेस NaOH इन दिस, तो ये भी इनसॉल्युबल था। फिर आपने यही चीज करी CuSO4 के साथ, CuSO4 plus 2 NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4। कॉपर का बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पता नहीं कितनी बार कितने चैप्टरों में रिपीट हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू से स्टार्ट होता है,
कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका पेल ब्लू पीपीटी है, ठीक है, इट्स अ पीपीटी, और ये भी एक्सेस NaOH में इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए Zn पे, ZnSO4 प्लस 2NaOH गिव्स यू ZnOH होल ट्वाइस Na2SO4। ये भी आपका कलरलेस से स्टार्ट होता है कैल्शियम की तरह, पर इसके व्हाइट पीपीटी में कलर का हल्का सा डिफरेंस है, ये व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी है और वो सिर्फ व्हाइट पीपीटी है, तो देयर इज हल्का सा गंदे से कलर का व्हाइट होता है जो जिंक का होता है, और कैल्शियम का काफी साफ व्हाइट होता है। तो जिलेटिनस में हल्का सा शाइन भी होगा बट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाइट काइंड ऑफ कलर, तो ये व्हाइट से हल्का सा फर्क होगा, कैल्शियम का काफी साफ व्हाइट होगा। उसके बाद व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी में आप NaOH ऐड करेंगे, एक्सेस NaOH, तो ये रिएक्ट कर जाएगा और ये सॉल्युबल हो जाएगा, पीपीटी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम ये वाला टेस्ट कैरी आउट करते हैं तो पहले आप थोड़ा सा NaOH ऐड करिए, रिएक्शन हुआ, पीपीटी आया, वेट करके उसके बाद आप थोड़ा सा और ऐड करिए। अगर आपने लगातार ऐड कर दिया तो पीपीटी बन भी जाएगा, डिसॉल्व भी हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके NaOH ऐड करेंगे, पीपीटी फॉर्म हुआ, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सेस में ऐड करेंगे, तब आपका रिएक्शन होगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बना आपके पास, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, तो ये सॉल्युबल है, ये मिक्स हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे लेड पे। सो लेड का भी कलरलेस है, अगर आप देखें लेड का भी कलरलेस है, और कलरलेस से आपका व्हाइट पीपीटी बनता है। पर अगर इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि क्या पूछा जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल हम कर लेंगे क्वेश्चंस के कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपने इसको NaOH से रिएक्ट किया तो आपके पास आया PbOH होल ट्वाइस जो कि व्हाइट पीपीटी है, और उसके अलावा बन गया NaNO3, और जो ये व्हाइट पीपीटी है इसको जब आपने और NaOH इसमें डाल दिया तो बन गया सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है, Na2PbO2 प्लस 2H2O। आई बात समझ? एक बार क्विकली थोड़ा सा ध्यान देके देखें कि जब आपने अब आपको ये इक्वेशन तो समझ में आ जाएगी। इक्वेशन समझ में कैसे आएगी कि जब आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो एक बार ना इक्वेशन अपने हिसाब से लिख लिख के देख लो, एक या दो बार ही लिख के देखनी पड़ेगी, फिर इन इक्वेशन से प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। मैंने कभी बच्चों को इन इक्वेशन के साथ स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको हमेशा कलर्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो कलर्स मैं आपको बताऊंगी कि याद कैसे रखना है, पर इक्वेशन आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो खत्म काम, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रहता है दिमाग में, सब कुछ लगभग सेम ही तरीके से बन रहा है। आई बात समझ? तो एक बार फटाफट ध्यान देते हैं। कैल्शियम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपके पास व्हाइट पीपीटी आया जो कि NaOH एक्सेस में इनसॉल्युबल था। फिर आपके पास था Fe2 प्लस, पेल ग्रीन कलर का था, डर्टी ग्रीन में बदल गया और फिर इनसॉल्युबल है। फिर Fe3 प्लस, येलो कलर से हमने स्टार्ट किया था, रेडिश ब्राउन पीपीटी बना और फिर इनसॉल्युबल है। फिर कॉपर, ब्लू से हमने स्टार्ट किया, पेल ब्लू पीपीटी बना और फिर इनसॉल्युबल है। फिर जिंक, कलरलेस से हमने स्टार्ट किया, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी आया और उसके बाद सॉल्युबल हो गया। फिर लेड, कलरलेस से आपने स्टार्ट किया, व्हाइट पीपीटी आपको मिला, उसके बाद फिर वो सॉल्युबल हो गया। आई बात समझ? इस तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखना। NH4Cl में जब आपने NaOH ऐड किया सो यू एंड अप गेटिंग NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, और उसी तरीके से NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, इसमें आपने NaOH ऐड किया और हीट प्रोवाइड करी तो यू गेट Na2SO4 प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। अब हमने जितने भी ऊपर इक्वेशंस देखी है ना, कई बार कुछ स्कूल्स में जिनकी टीचर्स बहुत डिफिकल्ट आपका प्री बोर्ड का पेपर बनाना चाहती हैं, जो प्लान करती हैं कि भाई बच्चों का टफ पेपर बनना चाहिए, कई बार वो NaOH की जगह आपको KOH दे देंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो भी ये सारी इक्वेशन आपने देखी हैं, ये सभी इक्वेशन KOH के साथ भी एग्जैक्टली सेम बिहेव करती है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम तरीके के पीपीटी आएंगे, पर आपको प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या आउटपुट बना रहे हो। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस होगा कि KOH भी सेम तरीके से बिहेव करेगा, और KOH को कई बार और कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे कास्टिक पोटैश।
तो वो लिख देंगे कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन हो रहा है कास्टिक पोटैश का, इस कलर का पीपीटी आ रहा है, इक्वेशन लिख दो। तो आपको समझना चाहिए कि NOH की जगह अगर KOH भी आएगा तो भी सेम तरीके से इक्वेशन होगी, सेम तरीके से रिएक्शन होगा, सेम टाइप का पीपीटी आएगा, कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ? तो आप ये अपने नोट में यहां लिख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटैश सोल्यूशन ऑल्सो शोज एग्जैक्ट सिमिलर बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक पार्ट, जो पहला चार्ट है आपकी बुक में, पहला इतना बड़ा सा चार्ट है जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं, वो चार्ट खत्म हुआ। अगला चार्ट करते हैं, दोनों चार्ट्स के बाद फिर हम शॉर्टकट पे आएंगे। दूसरा चार्ट देखते हैं। और जिन बच्चों को इक्वेशंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाना है, आप प्लीज कूद के शॉर्टकट पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इक्वेशंस विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि हम दो टाइप की एल्कलीज के साथ रिएक्शंस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक वीक एल्कली। तो जो वीक एल्कली है वो है हमारी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम के साथ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं, तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्योंकि वीक है, तो जब ये आयनाइज होता है तो इतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन्स नहीं बना पाता जो कि कैल्शियम के साथ पीपीटी बना पाए, इतने नहीं बन पाते। इसी वजह से कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है। This is because the concentration of OH negative ions from the ionization of ammonium hydroxide is so low that it cannot precipitate the hydroxide of calcium. इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एल्कलीज होती है तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, वीक एल्कलीज है। जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है अगर उसमें 5 मॉलिक्यूल है तो 5 के 5 डिसोसिएट होके 5 आयन्स बना देंगे। पर जो वीक एल्कली है, अगर 5 मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो तो 5 के 5 आयनाइज नहीं होते, 2 या 3 ही आयनाइज होंगे। उसे पार्शियल आयनाइजेशन कहते हैं कि पूरा आयनाइज नहीं हुआ है, इसी वजह से तो वो वीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्योंकि वो एक वीक एल्कली है तो 100% आयनाइजेशन नहीं कर पाता। इसी वजह से जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करना होता है तो OH नेगेटिव आयंस कम पड़ जाते हैं रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। आगे बात समझ, तसल्ली से समझो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट चार्ट करते हैं। अब हम सेम ही आयंस यूज करेंगे और सेम ही आयंस को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपने आयन लिया, मतलब सैंपल उठाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, आपने देखा पीपीटी क्या बन रहा है। उसके बाद आपने थोड़ा सा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और आपने देखा भाई सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, FeSO4 आप एग्जैक्ट सेम सॉल्ट्स भी यूज कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो कि Fe2+ के साथ आपने SO4 ही यूज किया है यहाँ पे भी, और FeCl3 ही यूज करोगे, उसके बाद CuSO4, सेम सॉल्ट्स हैं। इसीलिए एक बार दो बार इक्वेशन को लिख के देख लोगे ना, कोई ही दिक्कत नहीं आती, हमेशा दिमाग में याद रह जाती है। तो ध्यान से कर लेना, पर एक बार करके खुद से देखना। ठीक है, तो ये हो गया Fe2+ आपका। अब जब FeSO4 जो आपने ग्रीन कलर से स्टार्ट किया, जब आपने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो एक तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है जी, विच इज डर्टी ग्रीन पीपीटी। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, अमोनिया है NH4+1 SO4 2-, ठीक है, तो ये नीचे गया इसके, तो ये बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट आता है FeCl3 प्लस, उसके बाद अगर आप इसमें एक्सेस ऐड करते हैं, सॉरी अबाउट दैट, अगर आप इसमें एक्सेस ऐड करते हैं तो ये इनसॉल्युबल है और ये एक पीपीटी है, तो एरो डाउनवर्ड्स लगेंगे सब में। ठीक है, उसके बाद अगले पे आ जाते हैं Fe3+। अब इसको आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट किया तो सेम ही आउटपुट है पूरा, ठीक है, NH4Cl, क्योंकि आपने क्लोरीन का सॉल्ट यूज किया है। तो ये जो ये वाला आपका हाइड्रोक्साइड है, ये है रेडिश ब्राउन पीपीटी, और आपने शुरुआत कहां से करी थी, येलो कलर से करी थी। आई बात समझ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इक्वेशन है कॉपर सल्फेट, फिर से वही ब्लू है, पेल ब्लू हो गया। पर इस केस में क्या है, ये भी आपका जो पुराना पीछे वाला था ना, वो भी एक्सेस में इनसॉल्युबल है। जो कॉपर का है ये एक्सेस में सॉल्युबल है, जब आप एक्सेस NH4OH करते हैं ऐड तो ये सॉल्युबल हो जाता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा खतरनाक सा कंपाउंड बन रहा है। तो कॉपर, ये देखो
कॉपर के साथ अमोनिया, ठीक है, होल 4, पूरा फुल गोज इन वन ब्रैकेट और बाहर SO4। एक बार दो चार बार ना ये कंपाउंड एक बार लिख के देख लेना, तभी समझ में आएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर एक बार लिख के तो देखोगे तभी तो दिमाग में रहेगी ना बात। देख के टफ लग रहा है, पर अगर दिमाग से ऐसे सोचो ना कि इसका नाम क्या है, सबसे पहले नाम आपको अगर याद हो जाए तो नाम क्या है, कितने अमोनिया है इसमें, NH3 होल 4, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। तो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट नाम से तो याद रह जाएगा ना, यहां लिख दूं टेट्रा अमीन, यहाँ डबल ए है, कॉपर सल्फेट। तीन मतलब बीचों बीच अमीन अमोनिया है, उस वो है आपके 4 टेट्रा अमीन, साथ में कॉपर और बाहर SO4। आ गई बात समझ। तो कॉपर का हमने कहां से स्टार्ट किया, कॉपर का वी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लू कलर, अमोनियम सल्फेट ऐड सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपके पास बना कॉपर हाइड्रोक्साइड। कौन से कलर का पीपीटी था, पेल ब्लू कलर का पीपीटी था, और उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो वो डिसॉल्व हो गया, और जब वो सॉल्युबल हो गया तो जो उसने कंपाउंड फॉर्म किया सॉल्युबल होने के लिए, दैट वाज टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। आगे बात समझ। सेम आ जाओ जिंक पे। जिंक आपने स्टार्ट करा कलरलेस से, रिएक्शन हुआ, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बना, ठीक है, और वो पूरा का पूरा जब आपने उसमें एक्सेस NH4OH ऐड किया तो वो भी डिसॉल्व हो गया, तो वो भी सॉल्युबल होके उसने क्या बनाया, क्योंकि अब ये जिंक का सॉल्ट है तो टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट। बिल्कुल सेम है, बस कॉपर की जगह जिंक आ गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दो चार कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद सब कुछ उसी में फिट हो जाता है। तो जिंक टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट प्लस पानी बन गया। अब लेड का देख लेते हैं। सो लेड नाइट्रेट आपने स्टार्ट किया कलरलेस से, उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपके पास बना लेड हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, और जो इसका ये है आपका हाइड्रोक्साइड, ये है व्हाइट पीपीटी, और जब आप इसमें एक्सेस ऐड करोगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नो पीपीटी अकर्स इवन विद एक्सेस ऑफ NH4OH, ये ना कैल्शियम वाले का पूरा आंसर है कि आपने थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तब भी मिक्स नहीं हो, कोई पीपीटी नहीं बना, तो ये पूरा एक ही आंसर है कि थोड़ा सा ऐड करने पे भी ज्यादा ऐड करने पे भी कोई पीपीटी नहीं आता कैल्शियम का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपस में। ओके, इतना समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन समझते हैं, या एक काम करते हैं पहले हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं फटाफट। तो ये जो चार्ट है ना, दिख रहा है चार्ट, ये मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करके पूरी स्क्रीन पे फिट करने की कोशिश करती हूँ। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो और अपने दिमाग में छाप लो, दिमाग के साथ साथ अपनी कबर्ड में चिपका दो। अगर ये आपको याद हो गया, ये वाला चार्ट, ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट है। आई हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ट। एग्जाम के टाइम पे आपको ये चार्ट रिवाइज करना है, इक्वेशंस पे नजर मारनी है कि अच्छा कौन सा कंपाउंड कैसे बन रहा था, एंड दैट्स इट। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ रिवाइज करने को ही नहीं होगा फिर। तो एग्जाम के टाइम पे आप क्या करेंगे, आप फटाफट ये वाला चार्ट खोलेंगे, आप फटाफट रिवाइज करेंगे, इक्वेशंस पे नजर मारेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे एनालिटिकल का उस पे आप नजर मारेंगे, और पूरा चैप्टर रिवाइज। और इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है, गुड 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है और फ्री के नंबर लगते हैं एकदम। अब फटाफट इस चार्ट को देख लें ध्यान से, एकदम फोकस करके देखना, और अगर फोकस ना आ रहा हो तो भाई वीडियो पॉज करके जाओ, जब फोकस आए तब वापस आना, टाइम वेस्ट मत करो, तभी इस चार्ट के आगे की पूरी पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं सुना तो वैसे भी आपको बोरिंग ही लगेगा और आपको समझ में आएगा नहीं। तो बेटर है कि जब आप यहाँ पे पढ़ें तो तरीके से पढ़ें, फोकस करके पढ़ो। चाहे मेरी वीडियोस पे आके 20-25 मिनट लगाओ, पर वो 20-25 मिनट फोकस के साथ लगाओ तो फायदा रहेगा आपको भी और मुझे भी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि ये चार्ट बना किस तरीके से है। तो जो हमने पिछले दोनों चीजें पढ़ी हैं उसका ये समराइज्ड वर्जन है।
मतलब कि जो भी आपकी बुक में वो 2 बड़े-बड़े से चार्ट दे रखे हैं ना फर्स्ट 2 पेजेस पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के, उसका जिस्ट है ये, उसका ब्रेकडाउन है, इसे ही याद करना है। तो अगर आप इसमें देखें ध्यान से, सबसे पहले हमने कैल्शियम से स्टार्ट किया। सो कैल्शियम आयन में जब आपने NaOH ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी आया और कैल्शियम आपका कलरलेस था। आप कलरलेस से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने NaOH ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी बना। जब आपने उसमें एक्सेस ऐड किया तो स्पैरिंगली सॉल्युबल था, थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ। यही डिफरेंस आएगा आपका बाद में। और जब आपने कैल्शियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाइए Fe2+ पे। तो जब आपके पास आयरन का आयन था, पेल ग्रीन कलर से आपने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ। तो पेल ग्रीन से डर्टी ग्रीन हुआ जब आपने NaOH ऐड किया, और जब आपने एक्सेस ऐड किया तो वो इनसॉल्युबल था। NH4OH के साथ भी वो डर्टी ग्रीन था और एक्सेस में वो फिर से इनसॉल्युबल था। मतलब अगर आप Fe2+ को देखें ना, Fe2+ और Fe3+ ओवरऑल बिल्कुल सेम है दोनों के केसेस में। चाहे आप NaOH ले लें, चाहे आप NH4OH ले लें, दोनों में रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट सेम है। ठीक है, कैल्शियम का अगर आपको डिफरेंस, अब ये पता है आपको कैसे काम आता है ये चार्ट। अगर आपको डिफरेंस लिखने को मिल जाए कि आपके पास कैल्शियम का आपको डिफरेंस लिखना है, और आपको डिफरेंस लिख सकते हो सिर्फ रिएक्शंस में, NaOH में और NH4OH में, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि भाई जब मैंने NaOH ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी बना जो स्पैरिंगली सॉल्युबल था एक्सेस में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। हो गया डिफरेंस। Fe2+ Fe3+ बिल्कुल सेम है। आपने येलो से स्टार्ट किया, रेडिश ब्राउन पीपीटी बना, वो था इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। फिर आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो भी इनसॉल्युबल था। आई बात समझ? अब आ जाओ कॉपर के साथ। Fe2+ था पेल ब्रू पीपीटी आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो था इनसॉल्युबल। पर कॉपर्स का जो आपका आयन है वो आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, वो यहां इनसॉल्युबल है पर यहां सॉल्युबल है। दिख रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनेगा आपका। ये डिफरेंस पूछा जाता है कि अगर आपके पास कॉपर का सॉल्ट है तो आप उसे डिफरेंशिएट करें, NaOH के साथ रिएक्शन दें और अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन दें, तो यही जाएगा उसमें कि भाई बनेगा तो पेल ब्लू पीपीटी दोनों केसेस में, पर सोडियम वाला इनसॉल्युबल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉल्युबल है। ये आपका डिफरेंस आएगा। फिर Zn2+ है आपका कलरलेस। आपने सबसे पहले मिला आपको व्हाइट पीपी जिलेटिनस, ये था सॉल्युबल इन एक्सेस, और वही आपका यहाँ पे भी सॉल्युबल था। ये बिल्कुल सेम है। तो आपका देखा जाए तो जिंक भी बिल्कुल सेम है। तो 3 बिल्कुल सेम हो गए, Fe2+, Fe3+, Zn2+, बिल्कुल सेम जा रहे हैं। फिर आ जाइए आप लेड पे। तो लेड का क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम कलरलेस, तो आपका चौकी व्हाइट पीपीटी बनता है विच इज सॉल्युबल किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यही व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो जो व्हाइट पीपीटी बना दैट वुड बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। आई बात समझ? यही है पूरा आपका चार्ट जो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन नहीं पूछी गई है, वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कॉपर का मेरे पास सॉल्ट है, आई एम एडिंग एक्सेस NaOH इन इट, इज द पीपीटी सॉल्युबल और नॉट, डायरेक्ट दिमाग में सोचो कहां से आओगे, यहां से, यहां इनसॉल्युबल। आई बात समझ? Okay, I am trying to get to a couple of questions here. तो let me just clear out this chart a little bit, और फिर हम यहाँ questions try out करते हैं ताकि थोड़ा चार्ट आपको clearly दिखे। All right, and almost done. Okay, we are good to go. So let's start with question. अब सबसे पहले question है यहाँ पे ये वाला, ये आपका इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इक्वेशन को रीच आउट करेंगे हम इसमें। इसमें लिखा है राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ठीक है, सबसे पहले जिंक सल्फेट है, उससे आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना देखो
तो आपको पता है कि दोनों आपके यूज हो सकते हैं, दोनों टाइप के अल्कलीज इसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप इसके आगे वाला पार्ट देखो तो आगे वाले पार्ट में वो सॉल्युबल हो जाएगा, आपका जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो जाएगा। तो एक बार फटाफट नीचे चार्ट में आके देखते हैं कि जो आपका जिंक है, क्या जिंक सॉल्युबल है? हाँ जी, जिंक सॉल्युबल है, दोनों में सॉल्युबल है। इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी आंसर में यूज कर सकते हो। आप NaOH भी लिख सकते हो, आप NH4OH भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर वैलिड है। तो अगर मान लीजिए आपने NaOH लिखा यहाँ, तो आप यहां लिख दीजिए एक्सेस NaOH। तो जो वो वाला चार्ट है ना, उसे इतने अच्छे से याद करो कि दिमाग में एकदम प्रिंटेड होना चाहिए कि, कि फोटो इमेज होनी चाहिए दिमाग में, कि अगर आपके दिमाग में जिंक आया तो आपको पता होना चाहिए अच्छा जिंक जिंक तो यहाँ सॉल्युबल था, अच्छा जिंक तो यहाँ पे भी सॉल्युबल है। तो उससे आपको डायरेक्ट पिकअप करनी आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन उस चार्ट में से, क्योंकि उससे आपकी जो एफिशिएंसी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। अब आ जाइए कॉपर पे। कॉपर सल्फेट है आपका, कुछ तो रिएक्शन हुआ, आपका हाइड्रोक्साइड बन गया, और अगर मैं उसके आगे देखूं तो वो भी सॉल्युबल हो गया। अब हमें सोचना है कि भाई कॉपर कॉपर सॉल्युबल था क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों में? तो फटाफट आके यहाँ चेक कर लेते हैं। तो अगर आप कॉपर वाली कैटेगरी देखो तो कॉपर इनसॉल्युबल है आपका NaOH के साथ, ठीक है, पर इट इज सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप वही पिकअप करोगे। तो अब आप यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही लिख सकते हो, आप यहाँ NaOH नहीं लिख सकते। और उसके बाद उन्होंने बोला है राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जंस। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस तो आप ऊपर से पिकअप करके यहाँ लिख ही सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। यहाँ पे आज जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं बस आपको क्वेश्चन को देख के अप्रोच क्या यूज करनी है वो सिखा रही हूँ। क्वेश्चंस की डिटेल इक्वेशन कैसे लिखनी है वो तो आप खुद ही कर लो। पर जब हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इक्वेशन भी दोबारा लिखवाऊंगी, ठीक है। तो उससे उसके बारे में टेंशन मत लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस विद व्हेन अमोनिया सॉल्यूशन इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो अब इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस इक्वेशन नाम अपना पूछा होता, सिर्फ इतना ही पूछा होता, तो चार्ट में से डायरेक्टली निकाल के आंसर आप यहाँ यूज कर सकते हो कि भाई अमोनिया का सोल्यूशन है, तो आप अमोनिया की साइड पे सोचो, बिल्कुल चार्ट को दिमाग में रख के अमोनिया की साइड सोचो। आपको कॉपर का आंसर निकालना है, जिंक का और Fe3+ का। तो फटाफट चार्ट पे आ जाओ। Fe3+ ये रहा, उसके बाद आपका कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा। तो अब आप फटाफट वहां लिख सकते हो कि इट इज सॉल्युबल इन आपका कॉपर एंड जिंक एंड इनसॉल्युबल इन Fe3+। हो गया आंसर, हो गए 3 नंबर सेट। अब वापस आके देख लो, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्युबल, ये भी है आपका सॉल्युबल और ये है आपका इनसॉल्युबल। आ गई बात समझ? और अब क्योंकि इसमें आपसे इक्वेशन पूछी गई है तो आप प्लीज इक्वेशन लिख लीजिएगा, इक्वेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। इन सब की इक्वेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखनी है, सिंपल है। अब 2-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, इन्हें और ट्राई कर लो। जो मैं आपसे कह रही थी ये पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द टेस्ट्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग हियर, बहुत जल्दी में लिखा था मैंने। So distinguish between the following pairs of compounds using the tests given within brackets. अब आपको आयरन 2 सल्फेट और आयरन 3 सल्फेट में डिफरेंस बताना है यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपसे का साथ चार्ट डिस्कस किया तो मैंने आपको उसमें क्लियरली बताया कि जो आपके Fe2+ है और Fe3+ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोनों में इनसॉल्युबल है और बिल्कुल सेम तरीके से चलता है, पीपीटी में भी कोई फर्क नहीं है। तो वहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन उठानी है। तो सबसे पहले आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कैटेगरी में आ जाओ, नीचे आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए Fe2+ डर्टी ग्रीन पीपीटी बनेगा, ठीक है, और रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा Fe3+, और वो बोथ आर इनसॉल्युबल। तो आपको क्योंकि डिफरेंस लिखना है तो आप इनसॉल्युबल वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप पीपीटीज में डिफरेंस लिख दीजिए। अगर ये डिफरेंस आपसे 1 नंबर में पूछा है तो सिर्फ अगर आप पीपीटी के कलर का डिफरेंस लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यही डिफरेंस 2 नंबर का है तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आ गई बात समझ? तो बस आपको दोनों में पीपीटीज का कलर लिखना है कि भाई जब Fe2+ है तो डर्टी ग्रीन है
और Fe3+ है तो आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा। अगला क्वेश्चन, अ लेड सॉल्ट एंड अ जिंक सॉल्ट यूजिंग एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कहाँ पूछ रहे हैं ये? एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये वाली कैटेगरी, और जिंक सॉल्ट और लेड सॉल्ट मतलब ये जो लास्ट के आपके दो कैटेगरीज है ये वाली। ठीक है, तो जिंक सॉल्ट एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल है और लेड सॉल्ट एक्सेस अमोनिया में इनसॉल्युबल है। तो अगर आप देखो कि अगर आपको ये चार्ट याद है और एकदम दिमाग में छपा हुआ है तो आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आंख बंद करके उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चार्ट बहुत बार पढ़ाया भी है और मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी इसी चार्ट से पढ़ाई करी थी। इसी वजह से ये चार्ट मेरे दिमाग में बस प्रिंटेड है। मैं क्वेश्चन अगर देखती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में चार्ट ही आ जाता है और चार्ट में मैं इजीली पिकअप कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, और यही मैंने अपने स्कूल टाइम पे किया है। ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है इसलिए ये चार्ट मुझे आता है। मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में इसी चार्ट से पढ़ाई करी है। ठीक है, और तब से मेरे को पता है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी फ्रॉम दिस चार्ट वाज मच फास्टर। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। अब आप ऐसा करिए, इस पॉइंट पे आके 2 मिनट पॉज करके उस चार्ट को ना फटाफट ग्रास्प करने की कोशिश करिए और फिर आके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप। और जिसे नहीं ट्राई करना ऐसे ही आपने कर लिया, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन। ओके ओके, सोल्यूशन ए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया सोल्यूशन ए में, a white PPT is formed which is insoluble in excess of sodium hydroxide। ठीक है, तो आपके पास एक सोल्यूशन है ए, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, व्हाइट कलर का पीपीटी बना। ठीक है, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो अब आप वापस आके चार्ट पे देखिए कि NH4OH में आपके 3 वाइट पीपीटी बनते हैं, कैल्शियम का, जिंक का और लेड का। और जिंक और लेड दोनों ही सॉल्युबल हैं एक्सेस में, और जो कैल्शियम है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। ठीक है, व्हाट इज द मेटल आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन ए? कैल्शियम, Ca2+। डायरेक्ट आंसर है, पर एग्जाम में प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ Ca2+ मत लिखाना, कैल्शियम आयन लिखना, ब्रैकेट में Ca2+ लिखना। अगर सीधा Ca2+ लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, 0। तो कैल्शियम CalCium पूरा लिखना। आ रही है बात समझ? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पार्ट पे। व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब अमोनियम वाली कैटेगरी में है हम। व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सोल्यूशन बी, अ पेल ब्लू पीपीटी, भाई ब्लू पीपीटी एक ही चीज बनाता है, कॉपर, दिमाग में बिठा लो। अ पेल ब्लू पीपीटी इज फॉर्म्ड, दिस पेल ब्लू पीपीटी dissolving in excess of ammonium hydroxide giving an inky blue solution. What is the cation present in solution B? What is the probable color of solution B? ओके, अब आप वापस से इस इक्वेशन पे आए एक बार, कॉपर वाली। एक सेकेंड, आई मिस्ड समथिंग इन द क्वेश्चन। ओके, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन बी में। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल रहा है? आपको पेल ब्लू पीपीटी मिल रहा है, और ये पेल ब्लू पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, जब ये डिसॉल्व हो गया, इट गिव्स एन इंकी ब्लू सोल्यूशन। ये तो उन्होंने बस आपको कहानी बताई है। अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका सोल्यूशन है, व्हाट इज द प्रोबेबल कलर ऑफ सोल्यूशन बी। अच्छा ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले तो जो कैटायन है आप वो बता दो, मतलब जो आपका कॉपर है आपने वो बता दिया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं प्रोबेबल कलर ऑफ सोल्यूशन बी। तो सोल्यूशन बी वो है जहां से आपने ये स्टार्ट किया था टेस्ट। तो जो आपके कॉपर का ब्लू कलर है ना, वही आपका इसमें आंसर होगा, कि जो प्रोबेबल कलर ऑफ सोल्यूशन बी है, यू स्टार्ट विद ब्लू कलर सोल्यूशन एंड देन यू एंड अप विद एन इंकी ब्लू। पहले आपको पीपीटी मिलेगा पेल ब्लू कलर का, और फिर वो एक्सेस में डिसॉल्व होकर इंकी ब्लू सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, आगे बात समझ? ऑल राइट, ये आपका जो इंकी ब्लू है ना, आई हैव हर्ड अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डाउट इन दिस, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पे ये रहा इंकी ब्लू सोल्यूशन दिया है, क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने डीप ब्लू सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, पर डीप ब्लू हो या इंकी ब्लू हो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। बहुत तसल्ली से क्वेश्चन को समझना,
जो आपने पढ़ाई करी है उसमें से इंफॉर्मेशन वापस निकालना, या तो चार्ट में से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, अगर नहीं निकलेगी तो जो आपको इक्वेशन पढ़ाई है उसमें से निकल जाएगी, ठीक है, पर तसल्ली से समझना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन कि चैप्टर आपसे क्या चाहता है, और हमने देखी इक्वेशंस ऑफ योर मेटल आयंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमने एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट देखा जिससे आपको ये पूरे 2 बड़े-बड़े चार्ट्स दिमाग में याद रहेंगे और आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन मिनट सॉल्व कर लेंगे। And I have actually seen a lot of improvement in students once they follow this chart. So trust me and trust yourself and trust this chart कि अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से मेमोराइज कर लिया और उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, यू विल सी हाउ फास्ट यू विल गेट इन योर क्वेश्चंस, प्लस आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका गेस गेम खत्म हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये होना चाहिए था आंसर, ये खत्म हो जाएगा। आपको 100% अश्योरेंस होगा कि भाई यही है आंसर बिकॉज आई हैव डन इट फ्रॉम द चार्ट। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत वीक हैं केमिस्ट्री में, आप इस चार्ट का प्रिंट आउट लो या फिर आप इसको एक अच्छे से पेपर पे लिख लो, और जब आप क्वेश्चंस ट्राई करो तो इस चार्ट में से रेफरेंस लेके आप क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर आप इस चार्ट को याद कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री और आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसमें मार्क्स लूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कलर पूछेंगे या एक्सेस में सॉल्युबल है या नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। बस लैंग्वेज लिखने का तरीका फर्क होगा, पर जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना पूछ क्या रहा है, तो बस यही पूछ रहा होगा कि भाई आयन कौन सा है। तो क्वेश्चन तो अब आईसीसी के बच्चे हो तो मैं ये तो मान सकती हूँ कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा ही, थोड़ा सा समझ लोगे, अगर अच्छे से लैंग्वेज समझ लोगे और इसमें से रेफरेंस उठाओगे चार्ट में से, तो गलती कैसे होगी? नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, अब आपका होमवर्क क्या है कि आप इस चार्ट को याद करो और आप इसी से रेफरेंस में आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि मैम ये इतना तो इफेक्टिव नहीं है, तो आप मुझे बताओ इस बात को, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये चार्ट बहुत ही फ्लॉलेस है और आपको एकदम मजा आ गया इस चार्ट को पढ़ के, तो मुझे बताओ एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक मोर शॉर्टकट्स इन विच यू कैन मेमोराइज दीज चैप्टर्स, क्योंकि एज एन आईसीएससी स्टूडेंट आई नो कि आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, एंड इफ एज योर टीचर आई कैन मेक एनी वन चैप्टर इजी फॉर यू, दैट वुड बी अ सक्सेस फॉर मी। So students, for that, what do I need from you? I need you to reach out to me and tell me कि मैम this portion is something मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे करूँ? And that's my job to find out a way to make it easier for you. So that's it for today, students. Stay tuned for more content that is coming in, and we'll catch up in the next session. And I hope you have a beautiful day today.